PM. Yes, exactly, sir. Exactly. Right, now at the moment with us, Mr. Pramod Sinha of the RJD. At the moment, he's with us, Mr. Pramod Sinha of the RJD. There was somebody saying something in my ear. What was it? From Patna. Yeah, he's from Patna, right? But I thought so. I thought I had his name wrong. It is Mr. Pramod Sinha. Yes, right? yes. Pramod Sinha ji, नमस्कार. नमस्कार सर. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. आई थिंक आपका ऑडियो जो है म्यूट पे है सर. सर बोलिए कुछ. नमस्कार. जी नमस्कार. बिल्कुल, अब आ रही है. फर्स्ट क्लास आ रही है आवाज. सर आप पटना से हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच सर. सर तो आप ये बता दें, जो अटकलें लगाई जा रही हैं बिहार को लेकर के, क्या नीतीश बाबू दोबारा आपसे यानी आरजेडी से, तेजस्वी यादव जी से क्या फिर दोबारा संपर्क में आ गए हैं? ऐसा कुछ हो रहा है क्या सर? सिन्हा साहब देखिए, इस प्रकार की कोई जो आप बात बोल रहे हैं उसका हम सीधा उत्तर देते हैं. अभी जो बिहार की स्थिति है, आप देख रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही खराब है जी. उसके अलावा जो है देख रहे हैं भ्रष्टाचार भी अपने आकंठ पे है. पुल पुलिया का लगातार जो है आप 10 से 15 दिनों के भीतर में आप देख लीजिए कि जिस प्रकार से दर्जनों पुल पुलिया भरभरा करके गिर रहे हैं जी, बह जा रहे हैं. उद्घाटन के पहले ही जो है पुल जो उद्घाटन भी नहीं हुआ, अभी निर्माण के ही प्रक्रिया में है, वो गिर जा रहे हैं. तो ये समझने की बात है कि बिहार में किस प्रकार का जो है सिचुएशन बना हुआ है. और रहा सवाल जो आपने सवाल किया है, तो अभी ये कह देना तो बड़ा मुश्किल है कि क्या होगा नहीं होगा. लेकिन हम लोग तैयारी कर रहे हैं 2025 का बिहार विधानसभा के चुनाव का. हम लोग बिहार की जनता के प्रति कमिटेड हैं कि बिहार की जनता, आपने देखा था कि 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार की जनता से कमिटमेंट किया था कि हम जब आएंगे सरकार में तो 10 लाख सरकारी नौकरियां हम देने का काम करेंगे, क्योंकि कई लाख सरकारी रिक्त पद पड़े हुए थे. तो जैसे ही, हालांकि 2020 में मात्र 12,000 वोट के अंतर से हम लोग पिछड़ गए, लेकिन 2022 में 9 अगस्त 2022 को महागठबंधन की सरकार को और 17 माह के अल्पकाल में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो 2020 बिहार विधानसभा के चुनाव में जो कमिटमेंट करने का काम किया था बिहार की जनता के साथ, तो उन कमिटमेंट के अनुसार लगभग 5 लाख जो है सरकारी नौकरियां देने का काम किया. उसके अलावा आप देखिए, सरकार में जब रहे तो उन्होंने आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी और ना जाने अनगिनत कई नीतियों को का क्रियान्वयन करवाने का काम किया. और साथ ही साथ आप अपने चैनल के माध्यम से देखते होंगे कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी किस प्रकार से लगातार रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे लगातार जो है औचक निरीक्षण करते थे अस्पतालों का और अन्य जगहों का. तो ये सब सवाल हम लोगों ने जो मात्र 17 माह के कार्यकाल में अपना जो करने का काम किया था, उसी आधार पर हम लोग 2025 का जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें हम लोग जाने का काम करेंगे. और वर्तमान में जो सरकार है, जो उनकी जो नीतियां हैं, या चाहे वो आप लॉ एंड ऑर्डर के सवाल को देख लीजिए, भ्रष्टाचार के सवाल को देख लीजिए, तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी इन तमाम चीजों को लगातार उठाने का काम कर रहे हैं. तो प्रमोद सिन्हा जी, this is just for the information of our viewers by the way, on July the 10th, 10 जुलाई को 13वां पुल गिरा है. 13th bridge has fallen in बिहार, सहरसा जिले में. सहरसा जिले में इन महिषी गांव में 13th ब्रिज. सर ये क्या है? मतलब वी विल गो ऑन टू पॉलिटिक्स लेटर. मैं आपसे जानना चाह रहा हूं ये क्यों हो रहा है? आई हैव नेवर हर्ड सच अ थिंग बिफोर. 40 साल हो गए मुझे जर्नलिज्म में सर. मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि किसी स्टेट में 13 ब्रिज गिर गए हो. तेजस्वी यादव जी ने कहा कि 20 गिर गया है. मींस जस्ट नाउ 20. He said 20. Yes. I am still trying to figure out what are the names of the other 7. 13 तो मेरे पास है, बाकी 7 कहाँ है मालूम नहीं. सिन्हा साहब बताएं, प्रमोद सिन्हा साहब. नहीं, 15-16 के करीब हो गए हैं जी. और ये जो सबसे बड़ा बात है कि 17 साल से लगातार जो है बिहार में डबल इंजन की सरकार है. केंद्र में भी 10 साल से डबल इंजन की सरकार कह लीजिए. जो बिहार में सरकार है, केंद्र में जो है भाजपा एनडीए की सरकार है. आप देख लीजिए जिस प्रकार से पुल पुलियों का यूं भड़भड़ा करके गिर जाना, ताश के पत्तों की तरह बिखर जाना, ये अपने आप में बतलाता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर है.
लापरवाही चरम सीमा पर है, कमीशन खोरी चरम सीमा पर है। ये समझने की बात है। और ये जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम 3C से कभी समझौता नहीं करते हैं, चाहे वो क्राइम की बात कर लें, कम्युनिज्म की बात कर लें या करप्शन की बात कर लें, लेकिन तमाम बिंदुओं पर तो वो फेल नजर आ रहे हैं। ये समझने की जरूरत है। और ये देश में एकमात्र राज्य बिहार जो है जिस प्रकार की ये घटना घटती है, और उनके लोग, ये भाजपा जदयू के लोग ये कहते हैं कि तेज धारा में पानी का बहाव आने से इस प्रकार की हो गई। तो अगर पुल पुलिया का जो निर्माण होता है वो धारा के प्रवाह को ही तो देख करके बनाया जाता है। दूसरी बात है कि अगर कोई मकान बन रहा है तो भूकंप किस स्तर पर आएगा तो उस हिसाब से मकान बनाया जाता है। उसमें पानी का बहाव, पानी का संचयन, पानी का संचरण, इन तमाम चीजों को ही तो देख करके पुल पुलियों का निर्माण किया जाता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कई पुलें 1990, एक दो पुलें जो है 1990 के समय की भी बनी हुई थी, 90-91 के समय की, कुछ पुलें 2011, 10-11 की भी बनी हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतने लंबे अवधि से सरकार है, लेकिन बावजूद जो है ये लोग जो रख रखाव की जो व्यवस्था होती है उस पर ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। रख रखाव की कहीं कोई व्यवस्था ही नहीं है। इन पुल पुलियों का जो रख रखाव होना चाहिए, अगर कोई लंबी अवधि से है, 40 साल 50 साल का भी कोई पुल बना हुआ है, तो उसकी रख रखाव की जवाबदेही जो राज्य सरकार की होती है, उस पर इन्होंने अभी तक कोई व्यवस्था ही नहीं किया था। तो सिन्हा साहब, जो अभी ऑडिट करना था, नीतीश कुमार जी ने अभी एक मीटिंग ली थी बड़े बड़े अधिकारियों की, जिसके अंदर मंत्री जी को भी नहीं बुलाया गया, सिर्फ अधिकारियों को बुलाया गया कि भाई इन सबका स्ट्रक्चरल ऑडिट कीजिए। तो वो शुरू हुआ, उसके शुरू होने तक 5 और ब्रिज गिर गए सर। देखिए यही आपने अपने प्रश्न में ही कुछ उत्तर जो है दे देने का काम किया कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी मीटिंग करते हैं इस संबंध में कि पुल पुलियों का लगातार धाराशाही क्यों हो जा रहा है, और उसमें संबंधित विभाग के मंत्री को ही नहीं बुलाया जाता है। संबंधित विभाग के मंत्री ही उपस्थित नहीं होते हैं। वे उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है कि किस प्रकार से वे संवेदनशील है इन विषयों को लेकर के, ये समझने की बात है। अब पदाधिकारी जो है, पदाधिकारी तो वही फीडबैक देंगे ना, चूंकि पुल पुलियों का जितना भी क्रियान्वयन होता है उसमें पदाधिकारी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। तो बाकी चीजों में अब फीडबैक पदाधिकारी क्या देने का काम करेंगे माननीय मुख्यमंत्री को, ये भी समझने की जरूरत है। अगर संबंधित विभाग के मंत्री होते तो शायद वो मंत्री जो है कुछ वैसी बातें बतलाते जो पदाधिकारियों का जो कहीं ना कहीं चूक है, लापरवाही है, जो भ्रष्टाचार है, कमीशन खोरी है, उन तमाम विषयों पर भी वो बतलाने का काम करते। लेकिन संबंधित विभाग के मंत्री ही वहां पे उपस्थित नहीं होते। लेकिन प्रमोद सिन्हा साहब, सॉरी, मैं सब्जेक्ट पर थोड़ा सा और बात कर रहा हूं, उसके बाद प्रदीप जी सवाल पूछेंगे। सर, ये तो समझ में आता है कि 1990 का बना हुआ ब्रिज, उसमें कुछ हो गया, वैसे वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें मुंबई शहर में, दिल्ली में 1905 में बना हुआ ब्रिज, 1870 में बना हुआ ब्रिज अभी तक ज्यों का त्यों खड़ा है, कुछ नहीं हुआ उसमें। और तो और छोड़िए सर, बाकी सब बात छोड़ दीजिए, दिल्ली के लाल किले को देख लीजिए, आज तक दिल्ली के लाल किले की छत आज तक कभी लीक नहीं करी है, अभी तक वैसी की वैसी है। हमारे जितने पुराने मंदिर हैं वो देख लीजिए, अजंता एलोरा केव्स में आज तक कभी लीकेज नहीं हुआ है। सर ये बताएं कि ये अररिया का जो ब्रिज था, किशनगंज का जो ब्रिज था, वो तो अभी अभी बना है, उसका तो उद्घाटन भी नहीं हुआ था, उद्घाटन के पहले ही कैसे गिर गया? प्रमोद सिन्हा साहब। बिल्कुल यही बातें तो मैं कहने का काम कर रहा हूं कि लगातार देखिए जो निर्माणाधीन पुल थे जिसका अभी उद्घाटन का इंतजार हो रहा था, और वो पुल भी धाराशायी हो जाते हैं, तो ये तो इससे तो ये स्पष्ट हो जाता है ना कि कहीं ना कहीं इसमें जो है घोर लापरवाही हुई है। जो मानक निर्धारित होते हैं पुल पुलिया के निर्माण में, उनकी अनदेखी की गई है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर तक व्याप्त है, ये समझने की जरूरत है। और जो एक बातें जो मैंने कहा कि एक पुल जो है जो 1990-91 का था, तो वो पुल के रख रखाव की चूंकि एक लंबे अवधि से, मान लीजिए अभी 2005 से 2024 तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने
तो इसके रख रखाव की जवाबदेही और जिम्मेवारी जो है वो होनी चाहिए राज्य सरकार की। तो वो अगर जवाबदेही और जिम्मेवारी का निर्वहन अगर किया होता, रख रखाव की व्यवस्था की जाती, तो इस प्रकार की घटनाएं और ये दूसरा जो क्राइम है, आपने कहा 3 C तो बोले, एक है करप्शन, तो आपने एड्रेस कर लिया कि ये सब करप्शन से हो रहा है। दूसरा जो क्राइम है, जो आज तेजस्वी यादव जी ने कहा कि जैसे हस्बैंड वाइफ का मर्डर हो गया, स्टैबिंग ईस्ट चंपारण में, ट्रिपल मर्डर सरान में, 2 माइनर बच्ची को मार डाला, यंग मैन वुमन मर्डर्ड इन छपरा, फैमिली प्लानिंग ऑफिसर शॉट डेड इन पटना, टीन एजर मर्डर्ड इन फ्लडेड पटना। तो एक के बाद तेजस्वी यादव जी ने हाईलाइट किया कि करप्शन तो है ही, अब क्राइम भी आपके बस की बात नहीं है, क्राइम भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो ये क्राइम कंट्रोल हो क्यों नहीं रहा है सिन्हा साहब, ये क्या तकलीफ है? क्या सुशासन में नीतीश कुमार जी के बहुत चल रहा कि जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेशन परम सीमा, तो क्या ये क्राइम कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा बिहार में? देखिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, ये कल परसों की ही सिर्फ बात नहीं है, पिछले 1 महीना से लगातार जो है वो सरकार को आईना दिखलाने का काम कर रहे हैं, सरकार को डायरेक्ट भी बोल रहे हैं और सोशल साइट पर भी वो अपनी बातों को रखने का काम कर रहे हैं कि आप देखिए कि बिहार में जो है लॉ एंड ऑर्डर कितनी बड़ी समस्या, लॉ एंड ऑर्डर किस प्रकार से कोलैप्स कर गया है लगातार, मतलब एक दिन में दर्जनों हत्याएं हो जा रही हैं। आप देखिए कि कल मुकेश सहनी जी जो पूर्व मंत्री थे बिहार सरकार में, वीआईपी के संरक्षक है, उनके पिता की हत्या हो जाती है। अभी आप सारण का जो उल्लेख कर रहे थे, पिता और उसकी 2 नाबालिग पुत्रियों का हत्या कर दिया जाता है, माँ जो है गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती है। लगातार हम बात कर रहे हैं राजधानी पटना के भीतर, ये बिहार की राजधानी और राजधानी पटना के भीतर लगातार जो है कई घटनाएं घटने का काम कर रही है। 2-3 दिन के भीतर मात्र हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 40 ऐसी घटनाओं का जिक्र किया है। सिर्फ हत्या की घटनाएं वो हैं, लगातार जो है गैंग रेप की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं लगातार घट रही है। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी इन सवालों को लेकर के सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर क्यों ध्वस्त है, क्यों आप इस पर, अब देखिए ये लगातार जो है 15-20 दिन से हमारे नेता सवाल कर रहे हैं, सरकार को आईना दिखलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन एक भी हाई लेवल मीटिंग अभी तक नहीं हो पाया। एक बहुत लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज कही है तेजस्वी यादव जी ने, उन्होंने ये कहा है कि 20 तो पुल गिरे हैं, जो पुलिया गिरी हैं वो तो अनगिनत हैं, जो छोटी छोटी जो पाथवे बनाते हैं किसी नदी के ऊपर, छोटी सी स्ट्रीम के ऊपर, वो कहाँ कोलैप्स हुआ है किसी को मालूम ही नहीं है सिन्हा साहब। हाँ, वो तो सरकार के स्तर पर भी ये बातें कही जा रही है कि इन कौन लोगों के द्वारा ये बना है, अभी सरकार को भी नहीं पता है। उन जो छोटे छोटे जो पुल जो बह जा रहे हैं अचानक से, तो सवाल उठता है कि जो संवेदक जिनको ये सब काम दिया जाता है उसकी निगरानी संबंधित विभाग के इंजीनियर को करना होता है निर्माण के दौरान, न कि निर्माण के बाद। निर्माण के दौरान अगर जो उसमें सामग्री दी जाती है उसकी गुणवत्ता की जांच अगर वो करें, जो मानक निर्धारित है उन तमाम चीजों को अगर उस समय देखें तो इन तरह की घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन फिर भी सुशासन बाबू कहते हैं उनको, फिर भी सुशासन बाबू है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि लगातार जो है ये अपना जो है इस प्रकार के शब्दों का, सुशासन, मंगल राज, इस प्रकार के शब्दों का जो है उपमा ये लोग देने का काम करते हैं। अब बताइए कि इस प्रकार की लगातार जो है घटनाएं जो लॉ एंड ऑर्डर पे हो रहा है और ये अपने आप को मंगल राज कहते हैं। अगर ये मंगल राज है तो आप समझिए कि फिर जो है से महाजंगल राज किसको आप कहेंगे। आप राजधानी पटना की बात कर लीजिए, कहीं भी जो है पेट्रोलिंग की जो व्यवस्था होती है, धर पकड़ की व्यवस्था होती है, चेकिंग होनी चाहिए लगातार। आखिर अपराधी जो अपराध करके भाग जा रहे हैं, हथियार के साथ घूम रहे हैं, तो अगर चेकिंग हो लगातार इसका प्रॉपर, तो कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी मोड़ पर वो अपराधी पहले धरे जाए, तो घटनाएं घटने से पहले भी इस अपराध को रोका जा सकता है। लेकिन बीजेपी तो पार्टनर है सर उनकी, सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी के ऊपर ही हम लोग जिम्मेवारी तो नहीं मर सकते ना। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ में। मैंने शुरू में ही कहा कि ये डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी और 2 उप मुख्यमंत्री जी हैं, जो सिर्फ और सिर्फ जो है भाजपा के लोगों का तो बयान जब आप सुनिएगा किसी भी चीज में,
अगर देश स्तर पर कोई बात होती है तो इंदिरा और नेहरू को जिम्मेवार ठहराने का काम करते हैं, और बिहार स्तर पे बात होती है तो पूर्ववर्ती सरकारों पर ठिकरा फोड़ने का काम करते हैं। वही नेहरू को आज भी दोषी ठहरा। अमित शाह जी ने कल कहा कि अगर ओबीसी समाज को किसने न्याय दिया है वो मोदी जी ने दिया है। नेहरू जी के वक्त से उन्होंने गिनाया कि नेहरू जी ने काका कलेकर कमीशन का रिपोर्ट को शेल्व कर दिया, इंप्लीमेंट नहीं किया। इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन को शेल्व कर दिया, इंप्लीमेंट करने से ना कर दिया। राजीव गांधी अपोस्ट ओबीसी रिजर्वेशन, ढाई घंटे के स्पीच, यह अमित शाह जी का कहना है। और कह रहे हैं कि अगर किसी ने ओबीसी को न्याय दिया है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया है, वो मोदी जी ने दिया है। ओबीसी कमीशन उन्होंने बनाया, ओबीसी कमीशन ओबीसीओ को राइट देने के लिए। तो क्या आप इसको नकार सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मोदी जी ने दिया है? अमित शाह जी का कहना है। देखिए अभी जो बातें हो रही है, सबसे पहले हम बिहार के संदर्भ में एक बातें कहना चाह रहे हैं, उसके बाद हम उस पर आ जाएंगे। जी बोलिए सर। बिहार में अभी 17 महीनों की सरकार में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई थी कि जातीय गणना कराई गई थी, जातीय सर्वे कराया गया था। उस सर्वे में कई तथ्य सामने उभर करके आए थे, और उसमें सबसे बड़ा तथ्य यह था कि बिहार की जो 94 लाख परिवार हैं, उनकी मासिक आमदनी 6,000 रुपये से कम है। ये समझने की जरूरत है। आर्थिक रूप से भी बिहार की जो स्थिति है वो दर्शाने का काम किया गया था उसमें। दूसरी बात की थी कि जिसकी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हमारी सरकार जो महागठबंधन की सरकार थी उसमें जो है आरक्षण का दायरा बढ़ा करके उसको 65% और 10% जो ईडब्ल्यूएस का दायरा था उसको बरकरार रखते हुए 75% करने का काम किया गया था। और आप देखिए उस हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार इवन कि लोकसभा के जो चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में तमाम जनसभाओं में उन्होंने ये कहने का काम किया कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए। केंद्र सरकार अगर इसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर लेती तो आज हाईकोर्ट जो इसे रद्द कर दिया, ये आज घटना नहीं घटी होती, पहली बात। और हम लोग लगातार जो है देखिए जातीय गणना के मुद्दे पर हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार संघर्ष करते रहे, जन संघर्ष भी किए, सड़क से लेके सदन तक जो है संघर्ष करने का काम किए, आंदोलन करने का काम किए। और उनका प्रयास था कि देश स्तर पर जो है जातीय जनगणना हो, और जिससे ये पता चले कि आखिर पूरे देश में कौन सी वो आबादी है जो पिछड़े समुदाय में है, उनको समाज के मुख्य धारा में हम कैसे लाएं, जो समाज के अंतिम पंक्ति में है उनको हम किस तरह से बूस्टअप करें, किस प्रकार से उनको मजबूती प्रदान करें ताकि वो समाज के मुख्य धारा में आने का काम करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साफ रूप से डिनाई करने का काम किया, केंद्र की सरकार ने डिनाई किया, और तब जो है बिहार सरकार ने उसे अपने खर्चे पर इसे लागू करने का काम किया, जातीय जनगणना कराया, और रिजल्ट आप देख रहे हैं। अगर इसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाता तो आज ये स्थिति नहीं होती। और भाजपा की जहां तक ये बात है, जो अमित शाह जो बात बोल रहे हैं, तो आप देखिए कि आरक्षण की समीक्षा की बात कौन लोग करते रहे हैं, लगातार करते रहे हैं। ये लोग जो है कहते रहे हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, संविधान समीक्षा आयोग का ये लोग गठन किए हैं। तो ये लोग तो सिर्फ जो है बातों के भ्रम जाल में लोगों को फंसाने का काम करते हैं, लेकिन जब असल में उनको हक और अधिकार दिलाने की बात होती है तो ये गौण पड़ जाते हैं। हम तो कहते हैं साहब, आपने जिन जिन समस्याओं का उल्लेख यहाँ पर किया, और जिस प्रकार तेजस्वी यादव जी ने बहुत कोशिश करी कि किसी भी तरह इनका समाधान निकाला जाए, ये बात जो है ये किसी से छुपी हुई नहीं है, हर एक को मालूम है कि किस प्रकार नौकरियां दी गई, किस प्रकार कास्ट बेस्ड सेंसस करवाया गया, लेकिन उसके बावजूद आरजेडी की इतनी कम सीटें क्यों आई सर? हम सब लोग, मैं अपनी बात कर रहा हूं, हम लोगों का अनुमान था कि कम से कम 15 से 20 सीटें आपकी आएंगी लोकसभा में, मतलब 20 से कम तो नहीं आनी चाहिए। ये कैसे हो गया सर, ये जरा बताएं प्रमोद सिन्हा साहब। जी बिल्कुल आपने जो प्रश्न उठाया है, हम लोगों के लिए भी जो परिणाम आए हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग भी समझते हैं कि आंकड़े में जो है जो संख्या बढ़ी, जो हम लोग 4 सीट पर आए और 1 सीट से 9 सीट पर हम लोग महागठबंधन आया, लेकिन हम लोगों को भी उम्मीद था कि कम से कम 20 प्लस का आंकड़ा हम लोग
जी, पार करेगी। बिल्कुल। लेकिन कई सीटें ऐसी थी जहां पर हम मामूली 10,000 12,000 के अंतर से हार गए, और वैसी सीटें जहां पर हम पिछली बार लोकसभा के 2019 के चुनाव में 4,22,000 वोट के अंतर से हारे थे, वहां पर हम 21,000 और 29,000, जहां 3,25,000 के वोट के अंतर से हार रहे हैं, 3,40,000 के वोट के अंतर से 2019 में हारे, वहां पर हम लोग जो है बहुत कम मार्जिन से हारे। आप देखिए सारण का जो सीट था मात्र हम लोग 13,000 वोट के अंतर से हारे। जी। तो ये इस प्रकार की कई ऐसे सीटें रही जो कई बहुत कम अंतर से हम लोग हारे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है, बिहार में आप देखिए कि अगर मत प्रतिशत का आप तुलनात्मक अध्ययन करिएगा तो 2019 में हमारा जो मत प्रतिशत आया था वो 15% आया था, लेकिन इस बार के जो 2024 का जो चुनाव हुआ उसमें हम लोगों ने 22.5% अकेले, मैं राष्ट्रीय जनता दल की बात कर रहा हूं, 22.5% मत आया। भारतीय जनता पार्टी का जो 22.5% मत आया था, ऐसा 24% मत आया था, वो 20% आया। जनता दल यूनाइटेड का जो मत जो है 22% आया था, वो घट करके 18% हुआ। देखिए कहीं ना कहीं उनकी सीटें घटी। क्या पीडीए जो अखिलेश यादव जी ने पीडीए फॉर्मूला वहां पर लगाए थे उत्तर प्रदेश में, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, क्या ऐसे कुछ फॉर्मूला अगर यहां पर लगाते तो क्या तेजस्वी यादव जी इंपोज करते तो क्या रिजल्ट कुछ और होता? क्या ऐसे कोई सिस्टम लेके आ सकते थे आप? और जो आपने कहा कि नहीं किया आपने पीडीए सिस्टम। नहीं, देखिए बतलाने वाली बात है कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कई जनसभाओं में, आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने माई बाप की बात की, और माई बाप में पूरे समाज के सभी वर्गों का उन्होंने ख्याल रखने का काम किया। ये समझने की जरूरत है, जो 23 सीटें हम लोगों को मिली थी, तो उन तमाम सीटों पर A to Z को किसी वर्ग समाज को उपेक्षित नहीं रखा गया, चाहे वो दलित महादलित परिवार से थे, पिछड़े अति पिछड़े परिवार से थे, माइनॉरिटी से थे, या सवर्ण समाज के लोग थे। तमाम वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व देने का काम हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने किया था। ये समझने वाली बात है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में एक भी नहीं किया। वो लोग तो मातृ शक्ति और महिला सशक्तिकरण की तमाम दावे करते हैं, लेकिन एक भी महिला उम्मीदवार को उतारने का काम नहीं किए थे। हम लोगों ने 6 महिला प्रत्याशी उतारने का काम किए थे। तो ये कहना कि ये होता तो अच्छा होता, ये कहीं ना कहीं हमको लगता है कि लेकिन एक चीज है सर, प्रमोद सिन्हा साहब, जितना बेहतर जो है हमारे नेता ने जो काम किया था। और आप देखिए प्रमोद सिन्हा साहब जी, एक चीज है, जिस प्रकार भीड़ आ रही थी, जिस प्रकार लाखों की भीड़ आ रही थी तेजस्वी यादव जी की रैलीज में, उससे तो ये लग रहा था कि आप क्लीन स्वीप करने वाले हैं सर। वेरी फ्रैंकली बिल्कुल यही लग रहा था कि अब तो मतलब हो गया। और अगर मान लीजिए, मैं कहता हूं आपकी 15 भी सीटें आ जाती, इधर बीजेपी की 15 कम हो जाती, आप खुद सोच लीजिए क्या हाल होता। बताएं सर, अब आप कुछ बोल रहे थे, सिन्हा साहब बोलिए। देखिए जी सर, प्लीज गो अहेड सर, वी कैन हियर यू। कहीं ये बात हम लोगों ने भी आपको बतलाने की भी उपेक्षा थी कि कम से कम जो है 20+ भीड़ तो हमारे, आप देखिए मार्च का जो महीना था, और जब महागठबंधन की सरकार से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ जब चले गए, तो उसके बाद हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो जन विश्वास रैली का आह्वान किए थे पटना के गांधी मैदान, और उसके पहले वे तमाम जिलों में जाने का काम किए थे। बीच में नुक्कड़ सभा, मतलब कि जो होता है सड़कों पर जो है सभा करने का भी वो काम किए थे, और सड़कों पर लाखों की आबादी उमड़ पड़ती थी। मतलब देखने वाली बात थी कि बिहार की जनता जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के जो 17 माह के अल्पकाल में उन्होंने जो काम किया था, तो उसको देखते हुए नेता के प्रति जो है बिहार की जनता में काफी एक उत्साह था, और वो उत्साह कहीं ना कहीं जो है लगातार जो चुनावी जनसभाएं थी जिनका जिक्र आप कर रहे थे उसमें भी देखने को मिला। और मैंने आपको पहले भी कहा
कि देखिए कई ऐसी सीटें, जिन सीटों पर मैं जिक्र कर रहा हूं, जहां पे 4,22,000, बेगूसराय सीट का जिक्र है, 4,22,000 पर जो है हम पिछली बार हार गए थे, वो घट करके हजारों में चली आती। जहां पर हम 3,40,000 वोट से हारे थे शिवहर में, वहां हम जो है मात्र 21,000 वोट के अंतर से हार जाते। कई ऐसे सीटें हैं, सारण का सीट आप देख लीजिए 13,000। तो कहीं ना कहीं ये देखिए आंकड़ों में, संख्या बल में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हमारी सीटें कम आई, लेकिन मत प्रतिशत में जो है हमारा जो मत प्रतिशत है वो काफी बढ़ा। और देखिएगा कि बिहार विधानसभा के जब चुनाव होंगे तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति जो बिहार की जनता में जो विश्वास है, जो जन विश्वास है, वो कहीं ना कहीं आशीर्वाद में परिवर्तित होगा और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी निसंदेह बिहार के भावी मुख्यमंत्री बनेंगे। जबरदस्त, थैंक यू सो मच सर। प्रमोद सिन्हा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ धन्यवाद जुड़े आपका पटना भी, से। धन्यवाद आपका भी सर। रियली वंडरफुल, वंडरफुल टॉकिंग टू यू सर, थैंक यू सो Thank you, मच। sir. आप Thank आते you, रहिए, thank मजा आया आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। धन्यवाद धन्यवाद। Pramod Sinha sir from the RJD from Patna. I'm very surprised, very frankly speaking. You know the kind of rallies that both Tejasvi Yadav and Rahul Gandhi held in Patna and elsewhere. Oh my God, I have never seen such a crowd before. सर वो जातीय समीकरण के सामने कुछ नहीं चलता है। Ultimately it all sees, we see that he had. But the only thing is what Pramod Sinha sir said. It's very important. They lost some seats by 4.5 lakh votes in 2019, and now they've lost them by about 20,000 votes. So which means that the assembly results will be very different. विधानसभा के जो चुनाव होंगे वो जरा अलग होंगे. In any event,